हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टिंग यूट्यूब चैनल। आज हम हाइड्रोलिक्स का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने हाइड्रोलिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रखा है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो चैप्टर नंबर 1 तो आप देख सकते हैं। ये हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल दोनों ही स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिलेबस सेम है, तो आप पढ़ सकते हैं। बीटी यूपी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है दोनों ही सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप चाहे सिविल के स्टूडेंट हो चाहे मैकेनिकल के, तो इस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है तब तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोलिक सब्जेक्ट का बेस है। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरे सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है तरल पदार्थों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तरल तरल पदार्थ के अनेक गुण हैं, परंतु विषय द्रव इंजीनियरिंग मुख्यतः पानी से संबंधित है। तो किसी तरल पदार्थ के कुछ प्रमुख गुण निम्न है। कौन कौन से गुण हैं जिनको इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं? पहला है घनत्व, जिसको डेंसिटी बोलते हैं, या फिर मास डेंसिटी, या फिर स्पेसिफिक मास। इन तीन नाम से भी हम जानते हैं। तो कभी आपको डेंसिटी पढ़ने को मिले, मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास, तो जिसका मतलब घनत्व है। ठीक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आपेक्षिक भार या विशिष्ट भार। कहीं कहीं आपको आपेक्षिक भार के नाम से पुकारा जाएगा, इसे कहीं कहीं विशिष्ट भार के नाम से। ठीक है, तो आपेक्षिक भार या विशिष्ट भार को देखेंगे क्या होता है, या फिर भार घनत्व भी इसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। थर्ड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं आपेक्षिक घनत्व या फिर विशिष्ट घनत्व या फिर आपेक्षिक गुरुत्व, जिसको स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट संसंजन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको कोहेजन बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा आसंजन, जिसको एडेजन बोलते हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे श्यानता, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं तल तनाव या फिर पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा केशिका क्रिया या फिर केशिकत्व, जिसको कैपिलैरिटी एक्शन, ठीक है, कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलैरिटी बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दाब एवं वाष्प दाब, जिसको प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे संपीड़ितता, जिसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। और 11th पॉइंट है आपेक्षिक या फिर विशिष्ट आयतन, जिसको स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। और लास्ट जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है तापमान तथा दाब का तरल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इतने टॉपिक्स जो है चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ने हैं, और इससे हमारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के एग्जाम में जरूर सवाल आते हैं। 2 से 3 सवाल जरूर आते हैं, जो कि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं तो ये तो आपके पूरे सिलेबस में आपको हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है घनत्व। ठीक है, घनत्व या फिर आपेक्षिक संहति, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक मास। ठीक है, तो ज्यादातर आपको इस टॉपिक को घनत्व नाम से या फिर डेंसिटी नाम से जो है ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं तो मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास जो है इसके नाम से भी पुकारा जाएगा या देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं घनत्व क्या होता है। किसी तरल के इकाई आयतन में जितना जितनी द्रव्यमान होती है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जितना द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो घनत्व है, डेंसिटी है, उसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं। और डेंसिटी क्या होता है, मास और वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम का अनुपात होता है। तो 1 मीटर क्यूब आयतन में जितना द्रव्यमान किसी पदार्थ का होता है वही पदार्थ जो है, वही द्रव्यमान जो है पदार्थ का घनत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे समझाने के लिए हमने जो है कि 1 मीटर क्यूब आयतन का हमने एक बॉक्स ले रखा है, इसमें हमने 2 पदार्थ भर रखे हैं। ठीक है ना, तो एक पहले बॉक्स में आप देख रहे होंगे जो पदार्थ है वो
अच्छे से डेंसली जो है कि एकदम दबा के दृढ़ता के साथ पैक नहीं किए गए हैं, वो दूर दूर पड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत सारा वॉइड्स, खाली जगह है। ठीक है, तो ये अभी इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए सॉइल ही है, सॉइल ऊपर से मिट्टी आपने भर दिया है 1 मीटर क्यूब आयतन में। अब क्योंकि अब ये जो मिट्टी है वो अच्छे से पैक नहीं है, लेकिन वो भरा तो 1 मीटर क्यूब आयतन में है। तो जब 1 मीटर क्यूब आयतन की मिट्टी को आप वेट करेंगे तो इसका वेट कुछ कम आएगा, इसका जो मास आएगा उसका मास कुछ कम आएगा। मान लीजिए मास कितना आता है, ये जो मास आएगा वो m1 आता है। ठीक है, जो कि कम आएगा। और जो वहीं पे जो दूसरा बॉक्स है जिसमें जो हम मिट्टी है उसको हमने खूब अच्छे से दबा के पैक किया हुआ है, कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो इसको ये आयतन तो इसका 1 मीटर क्यूब ही है, लेकिन अब इसमें ज्यादा जो है मिट्टी होने की वजह से इसका जो मास आएगा m2 जो आएगा वो ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से हम डेंसिटी इसकी जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही 1 मीटर क्यूब आयतन में है, लेकिन दोनों का मास जो है ज्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी को रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी तरल की जो मात्रा है या फिर द्रव्यमान है वो m है और उसका आयतन v है, तो तरल का जो घनत्व होगा, तरल का घनत्व क्या होगा? तरल की मात्रा, तरल की मात्रा का मतलब हो गया तरल का द्रव्यमान। यहाँ मात्रा से मतलब है द्रव्यमान का, तरल का द्रव्यमान बटे तरल का आयतन, जिसको रो बराबर m इंटू भी से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि एक इकाई आयतन में जितना भी द्रव्यमान होगा किसी भी पदार्थ का, वही इसका घनत्व कहलाएगा। तो इसमें इन दोनों ही बॉक्सेस में आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा, वो इस वाले बॉक्स का होगा, और इसका जो है द्रव्यमान कम, इसका जो है घनत्व, सॉरी, इसका जो द्रव्यमान जो है कि कम होने की वजह से घनत्व भी कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप घनत्व को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि घनत्व का मतलब होता है कि भारीपन। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास हैं, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसका, सॉरी, हाँ, किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स इसमें पास पास होने की वजह से ये भारी है। तो जो जितना ज्यादा भारी होगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, और जो जितना कम भारी होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। अब ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई तरल हो सकता है, कोई ठोस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। तो MKS मात्रक में घनत्व रो की इकाई जो होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, MKS में इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वहीं पे SI मात्रक में घनत्व रो का मात्रक जो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम इंजीनियरिंग में हमेशा SI मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम घनत्व का मात्रक याद करेंगे वो याद करेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। ठीक है, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ से आप देख सकते हैं ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का तो यूनिट होता है किलोग्राम, और आयतन का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो आप, आई होप कि जो है कि आपको घनत्व समझ में आ गया होगा। घनत्व या डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन। जो इकाई आयतन में जितना ज्यादा किसी चीज का द्रव्यमान होगा, वो वही द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाएगा। अब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा इकाई आयतन में तो उसका घनत्व भी कम होगा। ठीक है, और इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। और तरल का घनत्व बराबर तरल का द्रव्यमान या फिर तरल की मात्रा बटे तरल का आयतन। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग पदार्थ के लिए घनत्व जो है अलग अलग होता है। जैसे कि एक शुद्ध जल है, शुद्ध जल का जो है कि घनत्व जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होता है वो 999 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। एक टेबल देखिए जिसमें यहाँ द्रव है, तापमान और इसके बाद घनत्व है। घनत्व मतलब रो, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो तापमान के बढ़ने या घटने से भी पदार्थ के घनत्व में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे शुद्ध जल है, जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो इसका घनत्व 999 हो गया। लेकिन वहीं पे शुद्ध जल का जब तापमान गिर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तब इसका घनत्व जो है 1000 हो गया। तो हम किसी द्रव की तुलना करने के लिए शुद्ध जल को स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड, और उसका कंपैरिजन जो है शुद्ध जल से ही करते हैं। और शुद्ध जल और कैलकुलेशन में आसानी हो इस वजह से हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो घनत्व मिलता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसी
की गणना करते हैं, इससे कैलकुलेशन आसानी होती है। तो जब हम स्टैंडर्ड फ्लूइड जल मानते हैं और जल का घनत्व जब भी पूछा जाए तो आप 999 ना बता के आप 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बताएंगे, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया, इसी से कंपैरिजन किया जाएगा। तो अगर कल को कोई पूछता है कि जल का घनत्व कितना है तो आप बताएंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वहीं पर समुद्री जो जल है उसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होता है वो होता है 1020, यानी कि पानी के घनत्व से 20 जो है किलोग्राम ज्यादा समुद्र का घनत्व होता है। और पारा का जो घनत्व होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितना होता है, 13,558। ठीक है, और वहीं पे पारा का जो घनत्व है 13,558, जिसको ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं 13,600 के करीब। ठीक है, और ये है ठीक है, ये पारा का घनत्व 13,600 मान लेते हैं, जो कि इसके बिल्कुल करीब है, और इसी को स्टैंडर्ड जो है मान लिया गया है। तो जब भी पारा का घनत्व आएगा, क्योंकि देखिए जैसे पानी है, पानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 999 था, और जैसे ही टेम्परेचर घट गया तो इसका जो घनत्व है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, 999 से 1000 हो गया। तो उसी तरीके से पारा का जो घनत्व है वो जब हम पानी का घनत्व 1000 ले रहे हैं तो उसी तरीके से पारे का भी घनत्व हम 13,600 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पारे का घनत्व होता है वो 13,558। लेकिन अगर आपको याद करना है तो इम्पोर्टेंट है आपको, भले ही इसी तरीके से आप देखिए, सबसे पहले मिट्टी के तेल का देख लेते हैं। मिट्टी का तेल का जो घनत्व होता है वो 790 से 820 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में होता है। उसी तरीके से पेट्रोल है, पेट्रोल का 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 630 से 780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का 790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पेट्रोलियम की बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 790 से 1000 जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्लिसरीन की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व होता है। लेकिन याद रखिएगा कि आपको सभी का घनत्व याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस आपको जनरली दिखाने के लिए टेबल रखा गया है। लेकिन आपको याद रखना है, आपको अगर याद रखना है तो ये वाला टेबल, ये दो वैल्यू याद रखनी है। एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व होता है 1000, और पारे का जो घनत्व स्टैंडर्ड हम लिया जाता है वो कितना होता है, 13,600। कितना, 13,600। तो ये घनत्व आपको याद रखना है। तो पारे का घनत्व जो लिया जाता है स्टैंडर्ड वो 13,600 है, और पानी का जो घनत्व लिया जाता है वो 1000 है। ये दो वैल्यू आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपेक्षिक भार या फिर आपेक्षिक आयतन के बारे में, यानी कि जिसको स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी कहते हैं। तो लिखा है कि किसी तरल के इकाई आयतन के भार को आपेक्षिक या फिर विशिष्ट भार या फिर भार घनत्व कहते हैं। तो कह रहा है किसी तरल के इकाई आयतन के भार को आपेक्षिक भार या फिर विशिष्ट भार कहते हैं। द वेट density is defined as the weight per unit volume at a standard temperature and pressure। ठीक है, यह इकाई आयतन के तरल पर लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल प्रदर्शित करता है, अतः इसकी इकाई बल प्रति इकाई आयतन होगी। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी के लिए याद रखिएगा कि स्पेसिफिक वेट जो होता है उसको स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल w क्या होता है, इकाई आयतन में, इकाई आयतन के भार को आपेक्षिक भार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक वेट जिसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इकाई आयतन में जो इसका भार आता है उसी भार को बोलते हैं आपेक्षिक भार। इससे पहले आपने डेंसिटी पढ़ा था जिसको रो से प्रदर्शित कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि इकाई आयतन में जो द्रव्यमान आ रहा था उस द्रव्यमान को जो है घनत्व बोलते थे। लेकिन आपेक्षिक भार क्या है, जिसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इकाई वॉल्यूम में जितना, एक मिनट, इकाई वॉल्यूम में यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो वेट आता है, ठीक है, वेट वो क्या है, आपेक्षिक स्पेसिफिक वेट है।
और हमें पता है वेट को हम लिख सकते हैं m इंटू जी, लिख सकते हैं वेट को, और बटे में v। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यदि इकाई आयतन के तरल पर लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि देखिए यहाँ पे m डिवाइड बाई v तो सेम है यहाँ पे भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ g अलग है। तो ये कह रहा है कि इकाई आयतन पर लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल को प्रदर्शित करता है स्पेसिफिक वेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट बराबर रो इंटू जी हो जाएगा, जहाँ पे रो m बाई वी की जगह हम रो लिख सकते हैं, यानी घनत्व इंटू जी। तो एक चीज और याद रख सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू जी हो जाएगा। और स्पेसिफिक वेट क्या है, इकाई आयतन में जो भार आता है पदार्थ का, वही भार स्पेसिफिक वेट कहलाता है या फिर आपेक्षिक भार कहलाता है। तो आपेक्षिक भार किसी पदार्थ का क्या है कि इकाई आयतन में जो भी पदार्थ का भार होगा वही भार आपेक्षिक भार कहलाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी तरल है, जैसे पानी है, और पानी का आपेक्षिक भार आप ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब आयतन में आप पानी भर दीजिए, और अब उस पानी का आप वेट कर लीजिए। आप उस पानी का वेट कितने कर लीजिए, न्यूटन में। जितना भी वेट आएगा वही वेट जो है, मान लीजिए कि कितना वेट आता है, ये वेट आता है 10,000, ये वेट कितना आता है, 10,000 आता है, 10,000 न्यूटन। तो 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब आयतन में इसका पानी का स्पेसिफिक वेट कहलाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब आयतन में जो भी पानी का भार आएगा, या फिर जो जिस पदार्थ का आप आपेक्षिक भार निकाल रहे हैं, जो भी भार आएगा वही भार उसका स्पेसिफिक वेट कहलाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, आपेक्षिक घनत्व या फिर आपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है, जिसको स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो देखिए, तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ यानी कि स्टैंडर्ड सब्सटेंस, तो मानक पदार्थ किसी भी तरल के लिए क्या होता है, पानी होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है उसी को स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया गया है। ठीक है, तो तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को तरल का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में आपको आपेक्षिक घनत्व पूछे तो आप बोलिएगा कि जिस भी तरल का आप आपेक्षिक घनत्व निकालना जा रहे हैं तो उसका घनत्व और साथ ही साथ जो मानक पदार्थ है उसके घनत्व के अनुपात को ही आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। दूसरे शब्दों में तरल के आपेक्षिक भार, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बोलो चाहे आपेक्षिक भार, सेम है ना, तरल के आपेक्षिक भार तथा मापक पदार्थ के आपेक्षिक भार के अनुपात को भी उस तरल के आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, उस तरल का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसको समझने के लिए आप इस टेबल को देखिएगा कि तरल का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तरल या फिर द्रव का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड में शुद्ध जल का घनत्व। ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व है, यही हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है। ठीक है, और जिस भी पदार्थ का आपेक्षिक, जिस भी तरल का आप आपेक्षिक घनत्व निकालना चाह रहे हैं, उस जो है कि तरल का आप घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का घनत्व। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द्रव का घनत्व बटे जल का घनत्व। जैसे आप मान लीजिए कि पेट्रोल है, पेट्रोल का अभी हमने घनत्व जो है इससे पीछे पढ़ के आए हैं हम, एक मिनट, इससे पिछली स्लाइड में हम पढ़ के आए हैं कि पेट्रोल का घनत्व क्या होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल का घनत्व हमने जो है 630 से 780 पढ़ के आए हैं। मान लीजिए 780 है पेट्रोल का घनत्व। ठीक है, तो पेट्रोल का घनत्व 780 है, तो हमें पूछा जाए कि पेट्रोल का आपेक्षिक घनत्व कितना है, तो पेट्रोल का घनत्व 780, ठीक है, और बटे में पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.78, 0.78, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेट्रोल का आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए उस पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का घनत्व, इसी को जो है कि आप जो है इस अनुपात से बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए रेशियो ऑफ
स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो चाहे डेंसिटी से निकाल लीजिए चाहे स्पेसिफिक वेट से निकाल लीजिए, तो ऊपर भी जो है कि आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी सेम आएगी। और कह रहा है कि द्रव के लिए मानक पदार्थ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल, यानी कि अगर द्रव का जो है आपेक्षिक घनत्व निकालने जा रहे हैं तो द्रव के लिए जो मानक पदार्थ होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल होगा। तो हमने यहाँ पे शुद्ध जल का ही घनत्व लिया, ठीक है, जो 1000 बनता है। तथा गैस के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड रहित वायु या फिर हाइड्रोजन के मानक पदार्थ के रूप में लिया जाता है। यानी कि अगर गैस की बात करें, गैस का आपेक्षिक घनत्व निकालना हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड रहित वायु या फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम करेंगे। क्योंकि यह अनुपात है, ठीक है, तो अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो इसकी यूनिट की बात करें तो ये यूनिटलेस होता है और इसको यस से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व को एस से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व आपको निकालना है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का निकालना है ना, तो जल का घनत्व निकालने के लिए आपको जिस भी पदार्थ का निकालना सबसे पहले उसका घनत्व, तो जल का घनत्व तो 1000 होता है, ठीक है, बटे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर से पानी का घनत्व, तो फिर से पानी का जब आप घनत्व रख दीजिएगा तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व जो आपेक्षिक घनत्व जो होता है, शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व 1 आएगा। उसी तरीके से पारे का आपेक्षिक घनत्व, पारे का आपेक्षिक घनत्व के लिए हमने बताया था कि पारे का घनत्व आपको सबसे पहले लेना है 13,600, ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो है पारे का घनत्व मान लिया गया है, कैलकुलेशन में आसानी के लिए बेसिकली हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज 12,988 लेते, ठीक है। अब 13,600 बटे, अब इसके बाद जल का घनत्व, जल का घनत्व लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपेक्षिक घनत्व जो है पारे का आएगा 13.6। तो याद रखिएगा कि आपेक्षिक घनत्व पानी का कितना है, 1, और आपेक्षिक घनत्व पारे का है 13.6। उसी तरीके से जल की यानी कि पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पारे का जो घनत्व है वो है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है, उदाहरण है 1.1, आपके ही क्वेश्चन, आपके ही बुक का, सार्थक पब्लिकेशन की बुक है जिसका क्वेश्चन उठाया है। तो देखिए, 4 मीटर क्यूब की टंकी में कोई द्रव लबालब भरा है, यानी कि 4 मीटर क्यूब की टंकी है, वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है टंकी भरा हुआ है, और द्रव का कुल भार कितना है, 31,392 न्यूटन है। तो यानी कि कुल भार जो है उसने बता दिया है 31,392 है। द्रव का आपेक्षिक भार बताना है हमें, घनत्व बताना है तथा आपेक्षिक घनत्व बताना है। ये 3 चीजें द्रव के बारे में उसने हमसे पूछा है। तो एक टंकी है, टंकी का आयतन कितना है, 4 मीटर क्यूब, ठीक है, टंकी का आयतन कितना है, 4 मीटर क्यूब, क्योंकि लबालब भरा हुआ है तो पूरी टंकी का आयतन ही है। तो अतः द्रव का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 4 मीटर क्यूब, और द्रव का कुल भार कितना है, 31,392 न्यूटन है। तो हमें पता है आपेक्षिक भार, आपेक्षिक भार पूछ रहा है, आपेक्षिक भार स्मॉल w बराबर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट कितना है, 31,392 न्यूटन, और वॉल्यूम कितना है, 4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो जब इसको हम कैंसल आउट कर देंगे तो आएगा 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने आपेक्षिक भार निकाल लिया। घनत्व, घनत्व हम देख के आए थे कि आपेक्षिक भार स्मॉल w बराबर हो रहा था रो इंटू जी, है कि नहीं। तो रो इंटू जी, तो घनत्व के लिए हम कर देंगे रो बराबर w अपान जी आ जाएगा। सिंपल है, इतना तो आप समझ सकते होंगे। तो स्मॉल w 7848 डिवाइड बाई जी, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जी की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 9.81 होता है, 9.81। ये जी की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 9.81। तो हम 9.81 से लगभग इसको डिवाइड करेंगे तो 800 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। यह है द्रव का घनत्व। इसी तरीके से द्रव का आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूटन
सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब है, ये बुक की आपकी गलती है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ये आएगा घनत्व जो है कट के किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, इसको जो है हटा दीजिएगा। तो द्रव का घनत्व कितना आ जाएगा, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद थर्ड है द्रव का आपेक्षिक घनत्व। द्रव का आपेक्षिक घनत्व के लिए, द्रव का आपेक्षिक घनत्व के लिए द्रव का आपेक्षिक भार या फिर द्रव का आपेक्षिक भार बटे शुद्ध जल का आपेक्षिक भार। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा फार्मूला था, क्या था कि द्रव का घनत्व बटे वाटर का घनत्व, यही तो था। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं द्रव का घनत्व किसका, द्रव जो भरा हुआ है उसका घनत्व कितना है 800, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो घनत्व है वो कितना है 1000 है। जब ये कट के आएगा तो कितना आएगा 0.8 आ जाएगा। तो इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों ही फार्मूला सेम है। आपेक्षिक घनत्व ही तो निकालना है, तो चाहे आपेक्षिक भार से निकालिए चाहे जो है घनत्व से निकालिए। ठीक है, आपेक्षिक भार हालांकि आपको पता है पहले से ही, तो ये आपका आपेक्षिक भार है 7,8,4,8 जो कि द्रव का है। और पानी का आपेक्षिक भार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 9.81 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। 1000 घनत्व होता है, 1000 जो घनत्व है, और इसका आपेक्षिक भार निकालने के लिए 9.81 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपेक्षिक घनत्व आ जाता है 9810। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व भी निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद जो टॉपिक है वो है ससंजन बल, जिसको कोहेजन बोलते हैं। ससंजन बल क्या होता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में ही देख सकते हैं, एक ही पदार्थ के अणु हैं और आपस में जो एक बल से जुड़े हुए हैं वो बल है ससंजन बल, जिसको कोहेजन बोलते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगने वाला या फिर भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा उसको आसंजन बल बोलते हैं या फिर एडहेजन बोलते हैं। तो ससंजन बल क्या होता है, यह तरल का वह गुण है जिसके कारण एक ही तरल के दो अणु एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ससंजन क्या है कि यह तरल का वह गुण है जिसमें एक ही पदार्थ के अणु जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यदि इसी गुण के कारण तरल कुछ तनाव प्रतिबल सह सकते हैं और इसी कोहेजन के कारण इस तरल पर तनाव प्रतिबल जो है सहन करने की क्षमता आती है। ठीक है, अर्थात द्रव का वह गुण जिससे तरल के कण में परस्पर आणविक आकर्षण यानी कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बना रहता है ससंजन कहलाता है। और यह आणविक आकर्षण बल जिससे कि तरल के कण आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इसको ससंजन बल कहते हैं। तो ठीक है, अब फिर से समझते हैं। तो ससंजन क्या होता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो ससंजन बल, वो ससंजन कहलाता है। और ये जो बल लगता है उसको ससंजन बल बोलते हैं। ठीक है, और यही जो है यही जो बल है ससंजन बल पानी को जोड़ कर रखता है, पानी के अणुओं को जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो कोहेजन क्या है, कोहेजन मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड। ठीक है, the molecular attraction force by which the particle attract each other is called cohesive force। बात करते हैं एडहेजन की। एडहेजन में हमने पढ़ा था कि दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच अगर बल लगता है तो उसको बोलते हैं आसंजन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह तरल का वह गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण यानी कि दो असमान यानी कि एक ही पदार्थ के गुण नहीं है, एक ही पदार्थ के कण नहीं है, अलग अलग पदार्थ के कण हैं। तो दो असमान तरल के कण अथवा एक तरल तथा किसी ठोस के कण आपस में चिपके रहते हैं या आकर्षित रहते हैं। कोहेजन में क्या होता है कि अलग अलग असमान तरल के कण आपस से में चिपके रहते हैं या फिर एक तरल किसी ठोस से चिपका रहता है, ठोस की सतह से चिपका रहता है। तो ये जो आकर्षण बल होता है ये आसंजन बल कहलाता है।
ठीक है। जैसे इस पिक्चर्स में आप समझ सकते हैं कि एक सॉलिड प्लेट, ये ब्लैक कलर की क्या है, एक सॉलिड प्लेट है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये ब्लैक कलर की सॉलिड प्लेट नहीं है। हम्म, ये एक प्लेट है, ठीक है, एक सॉलिड है, ये है। ठीक है, अब इस सॉलिड में, हाँ ये सॉलिड है, ठीक है। अब इस सॉलिड प्लेट का ये अणु है जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और इस सॉलिड प्लेट के ऊपर पानी की एक बूंद जो है इस तरीके से आके रख दी गई है। अब पानी की जो बूंद है वो उस सतह को भिगा देगी, ठीक है, सतह को भिगा देगी, वेट कर देगी। तो क्या होगा कि कण जो सतह के अणु है, सतह के जो कण है, सॉलिड सरफेस के कण, वो किसी न किसी फोर्स भिगा दिया है, तो इसका मतलब किसी न किसी फोर्स की वजह से वो जुड़े होंगे। तो ये जो फोर्स जिसके द्वारा ये कण जो है आपस में जुड़े हैं, ये क्या है, ये एडहेजन है, एडहेसिव फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से जो बॉन्ड दिखाई गई है, वर्क ऑफ एडहेजन है। और फिर इसके ऊपर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के जो कण आपस में जुड़े हुए हैं रेड कलर के लिंक से, ये सब क्या है, कोहेजन है। तो इसका मतलब ये है कि पानी और पानी के अणुओं के बीच जो बल लगा है वो क्या है, कोहेजन है, क्योंकि एक ही समान पदार्थ के अणु है। लेकिन यहाँ पे अगर आप किनारे पे देखें तो नीचे साइड, तो ग्रीन कलर के अणु जो कि सॉलिड के अणु है, और पानी के अणु जो कि ब्लू कलर के हैं, एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, ये दो अलग अलग पदार्थ के अणु हैं। तो ये क्या है, एडहेजन है। ठीक है, तो जब जैसे कि आप जो है कि एक कांच के गिलास में पानी रखते हैं, तो पानी जो है कांच के गिलास को भिगा देता है। तो तो कांच के अणु और पानी के अणु के बीच में, क्योंकि उसको भिगा रखा है पूरे कांच में, जो है कि पानी लग गया है, तो किसी न किसी फोर्स की वजह से चिपका होगा गिलास पर। तो वो कौन सा फोर्स है, एडहेजन फोर्स है। ठीक है, तो एडहेजन मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू dissimilar fluids are molecules of solids and the fluids। यानी कि एडहेजन क्या है, दो डाई सिमिलर फ्लूइड हो, यानी कि दो अलग अलग फ्लूइड के अणुओं के बीच में कोई बल लगा हो, या फिर सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो बल लगा हो उसको बोलेंगे एडहेजन या एडहेसिव फोर्स। दो विभिन्न पदार्थ अथवा तरल व ठोस, या फिर दो तरलों के कणों के मध्य वह आणविक आकर्षण बल जिससे वे कण आपस में आकर्षित होते हैं, आसंजन बल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल शीशे के प्लेट को भिगो देता है। तो जब शीशे के प्लेट को भिगा देता है, तो शीशे के प्लेट, यानी कि शीशे के प्लेट के कण और पानी के कण आपस में जुड़े रहते हैं भिगाने की वजह से। तो ये आसंजन बल की वजह से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है श्यानता।